नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं शिल्पा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टर्स को जेनरिक दवाएं लिखने के निर्देश दिए हैं। एमसीआई ने सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, स्टेट मेडिकल काउंसिल, राज्यों के हेल्थ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने को कहा। दरअसल पीएम मोदी ने सूरत दौरे पर कहा था कि वो ऐसा कानून लाने वाले हैं जिसमें डॉक्टर अपनी पर्ची में जेनरिक दवाइयां लिखेंगे। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था। अभी भी मैंने देखा है कि डॉक्टर लोग पर्चा लिखते हैं, पर्चा ऐसे लिखते हैं ताकि वो गरीब आदमी को, बेचारे को समझ नहीं, तो उस दवाई की दुकान में माल खरीदने जाता है जहां महंगी मिलती है। हम कानूनन व्यवस्था करने वाले हैं। डॉक्टर पर्ची लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि जेनरिक दवा खरीदने के लिए उसके लिए काफी है और दवा खरीदने की जरूरत नहीं है। तभी आदमी, गरीब व्यक्ति सस्ते में दवाई खरीद सकता है। और असीम हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। असीम, जेनरिक दवाओं पर बड़ा फैसला, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी पहले इसके संकेत दे चुके थे। देखिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है एक्ट है, प्रोफेशनल एथिक्स का एक्ट, उसके अंदर साफ ये कहा गया है कि डॉक्टर जो है वो जेनरिक दवाइयां लिखेंगे। इसको 2016 में इसको अमेंड जो किया गया था और साथ ही साथ डॉक्टर्स को भी कहा गया था उस वक्त, लेकिन डॉक्टर्स ने इसको ज्यादा ध्यान जो नहीं दिया। तो उसके लिए जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह का कानून जो है वो लेकर के आया जाए, तो मेडिकल काउंसिल इंडिया ने कल एक सर्कुलर जो है वो निकाला है और कहा है डॉक्टर्स को, अपने जो भी मेंबर्स हैं, कि आप अब जेनरिक दवाइयां जो है वही लिखिए। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई जो है वो भी की जा सकती है। साफ साफ सर्कुलर में ये कहा गया और आप दूसरे लोगों को भी बताइए और सारे डॉक्टर्स को बताइए, सारे पेशेंट को बताइए कि जेनरिक दवाइयां लिखना जो है मैंडेटरी है, अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई जो है वो भी। जी, जहां पर कार्रवाई की बात की जाए, अगर कोई डॉक्टर इस तरीके से जेनरिक दवाई नहीं लिखता है प्रिस्क्रिप्शन पर, तो आगे क्या प्रावधान उसके लिए किया गया है सख्ती के लिए? देखिए, जो एक्ट है, एक्ट ये कहता है कि जो प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो नहीं करते हैं जो डॉक्टर्स, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। कार्रवाई है कि उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द किया जा सकता है और तो उनका लाइसेंस जो है वो रद्द किया जा सकता है। तो ये, लेकिन ये उसके लिए प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ, ये डॉक्टर जो है वो लंबे समय से जेनरिक दवाइयां जो है वो नहीं लिख रहे थे और बावजूद के कि आपको प्रोफेशनल एथिक्स है, आपको लिखनी जरूरी है, तो वो प्रूव करना होगा। हालांकि अभी फिलहाल ये वार्निंग जो है वो जी असीम, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस वक्त डॉक्टर रवि मलिक, फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रवि मलिक, स्वागत है जी बिजनेस में। आपसे जानना चाहेंगे, जेनरिक दवाओं पर सरकार का एक बड़ा फैसला है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जेनरिक दवाइयां तो डेफिनेटली आपकी चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जानी चाहिए, क्योंकि इससे इलाज भी सस्ता हो जाता है। हम डॉक्टर्स इस चीज का वेलकम करते हैं, क्योंकि जेनरिक दवाइयां देने से एक तो इलाज बहुत सस्ता हो जाता है, क्योंकि मोस्टली जो मरीज के ऊपर ब्रंट पड़ता है वो इन दवाइयों का ब्रंट काफी पड़ता है। तो ना केवल साधारण बुखार, जुकाम, खांसी की दवाइयां काफी सस्ती हो जाती हैं जेनरिक के बाद में, लेकिन जो संगीन बीमारियां हैं, जैसे कैंसर जैसे रोग हैं, वो भी काफी सस्ते हो जाते हैं। तो डेफिनेटली जेनरिक दवाइयां हमारे देश में, जहां पर गरीबी रेखा से नीचे बहुत सारे लोग हैं, वहां पर जेनरिक दवाइयां होनी चाहिए। तो इसका हम लोग बिल्कुल स्वागत करते हैं। मोदी जी ने भी कहा है कि इसमें एक कानून बनाएंगे, कानून के तहत में ये सब प्रावधान आएंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है और जेनरिक दवाइयां होनी चाहिए। जी डॉक्टर रवि, ये बताइए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से अब ये निर्देश दिए हैं, तो जाहिर है डॉक्टर्स इसका पालन करेंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट आप किस तरीके से देख रहे हैं कि अगर जाहिर है सस्ती होंगी तो इससे पेशेंट्स के लिए राहत की बात तो है? हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली पेशेंट्स के लिए राहत की बात है। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो जेनरिक दवाइयां हैं वो बेसिकली केमिकल नेम से वो जेनरिक दवाइयां जो है लिखी जाती हैं, और जेनरिक दवाइयां भी उतनी ही इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि बेसिकली इट इज द केमिकल ऑफ द मेडिसिन विच हैज टू प्रोड्यूस द इफेक्ट। तो वो जो केमिकल है मेडिसिन का, जेनरिक दवाइयों में ये होता है कि जो केमिकल है मेडिसिन का, उसी ने इफेक्ट करना है। तो वो चाहे हम जेनरिक फॉर्म में दें या किसी पेटेंट फॉर्म में दें, इफेक्टिविटी उस मॉलिक्यूल की तो सेम रहेगी। तो ये एक अच्छा स्टेप है, खासकर कि हमारे देश के लिए बहुत अच्छा स्टेप है, जिसमें कि पेशेंट जो है वो इसकी पूरा लाभ उठाएंगे और हेल्थ का जो एक लोड है एक इंडिविजुअल के ऊपर वो कम होगा, दवाइयों के खरीदने का जो लोड है वो कम होगा और इससे स्वास्थ्य की सुविधाएं थोड़ी बेहतर होंगी। जी डॉक्टर रवि मलिक, लेकिन क्या सप्लाई साइड से इसके बाद कोई दिक्कत आ सकती है जेनरिक दवाओं के लिए?
और देखिए, डेफिनेटली सबसे पहली चीज ये जरूर है कि जेनरिक दवाइयों की अवेलेबिलिटी पूरी होनी बड़ी जरूरी है, लेकिन डेफिनेटली जब ये कानून आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और सबके ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि हर जगह पर जेनरिक दवाइयां प्रॉपरली उपलब्ध हैं, मिल रही हैं। और जब सब कानून के प्रावधान में आ जाएंगे, सब लोग कानून बन जाएगा, तो चाहे केमिस्ट लोग हैं, चाहे डॉक्टर लोग हैं, वो सब उसी लॉ के दायरे में काम करेंगे। तो ये एक तरह से एक बड़ी अच्छी सोच है, ये एक बड़ा अच्छा विचार है। डेफिनेटली जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है, लेकिन जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो इससे मरीजों को भी काफी राहत होगी और इलाज भी सस्ता होगा। और एक जो हमारी सोच है, वो सोच भी कहीं ना कहीं पे हटानी जरूरी है कि जेनरिक दवाइयां जो हैं वो उतनी ही इफेक्टिव हैं। ये सोच हमारे को बनानी पड़ेगी, वो भी उतनी इफेक्टिव है जितनी की ब्रांडेड दवाइयां हैं। जी, लेकिन तो जी बताइए। ये एक कदम है जो कि जिसका कि मेरे ख्याल से सब लोग स्वागत करते हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी भी करते हैं, और जो सरकार की सोच है बड़ी सकारात्मक है, जिससे कि मरीजों के ऊपर खर्चा भी कम होगा और जेनरिक दवाइयां जो हैं वो प्रॉपर उपलब्ध हो जाएंगी, तो इससे पेशेंट्स को भी बड़ा फायदा होगा। जी, आप बने रहिए। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, केवल हांडा, फॉर्मर एमडी फाइजर से। केवल हांडा, बहुत स्वागत है जी बिजनेस में। आपसे जानना चाहेंगे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टर्स को अब जेनरिक दवाएं लिखने के यहाँ पर निर्देश दिए हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आपको वाकई लगता है कि इससे आने वाले दिनों में मरीजों को फायदा पहुंचने वाला है? पहले तो ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ जेनेरिक दवाइयाँ होनी चाहिए। फिलहाल तो हमने देखा है कि जेनेरिक डिवाइस काफी एक्यूट में है, क्रॉनिक में अवेलेबिलिटी नहीं है। तो और बिजनेस 50-50 क्रॉनिक है और एक्यूट है, तो 50% ऑफ दवाइयाँ क्रॉनिक की तो नहीं है, और एक्यूट में भी ज्यादातर जो जनरल तरह की दवाइयाँ उसकी अवेलेबिलिटी है। तो अवेलेबिलिटी वुड बी मेजर इशू। आप अगर जेनेरिक मॉलिक्यूल भी लिखो तो दवाइयाँ तो अवेलेबल होनी चाहिए, ये एक मेजर चैलेंज है। सेकंड चैलेंज है कि ये गाइडेंस तो पहले भी आया हुआ था, तो डॉक्टर्स तो मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, उसमें कोई चैलेंज नहीं आएगा, पर अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से उनको ब्रांड भी लिखना पड़ेगा कंपनी का। और अगर उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि कौन सी जेनेरिक ब्रांड्स अच्छी हैं, तो वो इंसिस्ट करेंगे कि ब्रांडेड जेनेरिक लो। जी, यहाँ पर आपने अवेलेबिलिटी का जिक्र किया है, उसके चैलेंज को ओवरकम किस तरीके से किया जा सकता है? ये तो ओवरनाइट चैलेंज हो नहीं सकता, क्योंकि अगर किसको जेनेरिक बनाना है तो उसमें काफी चेंजेस आने चाहिए, लेबलिंग में चेंजेस आने चाहिए, पैकेजिंग में चेंजेस आने चाहिए, और कंपनीज को हैव टू टेक अ स्ट्रेटेजिक व्यू, एक जेनेरिक रखें, एक ब्रांडेड रखें, या ओनली जेनेरिक रखें। तो इसका इट्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी। आप ओवरनाइट इसका डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल पड़ता है कंपनी को। तो जैसे थोड़ा चैलेंज होगा कंपनीज को मेरे ख्याल से, और ऐसे डिसीजंस लेने से पहले मेरे ख्याल से इनको एक और सोचना चाहिए था एमसीआई को, कि आपके पास जेनेरिक की क्वालिटी चेक करने के लिए क्या अरेंजमेंट्स है, सुविधा है, क्या गारंटी है। ये तो पेशेंट्स को आप रिस्क ले रहे हो। पेशेंट्स तो आप बोल रहे सस्ती दवाइयाँ, मैं बोलता पेशेंट तो सस्ते में जाएगा, दवाइयाँ तो छोड़ो, वो तो सस्ते में गया। तो ये आप जरा ध्यान रखने चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए डॉक्टर केवल हांडा। आपका असीम हमारे साथ बने हुए थे। असीम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने फूड टेस्टिंग लैब को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार सभी 75 जिलों में फूड टेस्टिंग लैब लगाएगी। अब हर जिले में फूड सैंपल लिए जाएंगे। खाने पीने की चीजों में बढ़ती मिलावट रोकने के लिए फैसला लिया गया। मिलावटखोरों पर नकेल के लिए फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पूरे राज्य में एक मुहिम चलाएगा। यूपी में फिलहाल 6 फूड टेस्टिंग लैब्स हैं, जहां हर साल 18,000 फूड सैंपल्स टेस्ट होते हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने अफसरों को मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब बनाने को कहा, जो कि पूरे राज्य में दूध के सैंपल चेक करेगी। लोगों को भी मिलावट के खिलाफ जागरूक किया जाएगा, ताकि जनता मिलावटखोरों के खिलाफ इस मुहिम में सरकार का साथ दे सके। होटल और रेस्टोरेंट आप मनमाना सर्विस चार्ज वसूलेंगे नहीं, और आपको बता दें कि सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी। और पेट्रोलियम मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि अब पेट्रोल डीजल की होम डिलीवरी की जाएगी। ऐसा ट्वीट करके पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी जाएगी। तो इन दोनों बड़ी ये जो खबरें हैं, हम आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी देंगे कि आखिरकार
सर्विस चार्ज को लेकर किस तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई हैं? होटल और रेस्तरां में वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज पूरी तरह ग्राहक पर निर्भर करेगा कि वो दे या ना दे। इस बारे में सरकार ने गाइडलाइंस तय कर दी। इसके तहत होटल और रेस्तरां सर्विस चार्ज नहीं तय कर सकते। ये पूरी तरह कस्टमर पर निर्भर होगा और ये टोटली वॉलंटरी होगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार ने इस बारे में गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी है। गाइडलाइंस के मुताबिक बिल में सर्विस चार्ज का कॉलम ब्लैंक छोड़ा जाएगा, जिसे फाइनल बिल देते समय कस्टमर भरेगा। अब इस गाइडलाइन को राज्यों को भेजा जाएगा। आपको बता दें, रेस्टोरेंट कुल बिल का 10% तक सर्विस चार्ज वसूलते हैं। सर्विस चार्ज वैट और सर्विस टैक्स के अतिरिक्त होता है और ये रेस्टोरेंट मालिक की जेब में जाते हैं। सर्विस चार्ज की मनमानी के खिलाफ गाइडलाइंस को लेकर कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर रामविलास पासवान से बात की जी मीडिया संवाददाता आसिम मनचंदा ने। हमारे साथ कंज्यूमर अफेयर मंत्री रामविलास पासवान। सर, ये नई गाइडलाइंस जारी की हैं सर्विस चार्ज को लेकर के, तो क्या इससे फर्क पड़ेगा पहले जनता? नहीं, कुछ नहीं। ये जो आम ग्राहक हैं उनको क्या कहते हैं कि हम गाइडलाइंस के माध्यम से हम जानकारी दे रहे हैं कि जो सर्विस चार्जेज है और जो रेस्टोरेंट के क्या कहते हैं कि जो मालिक हैं या जो संबंधित लोग हैं उनको भी हम कह रहे हैं कि जो है सर्विस चार्जेज जो है वो मैंडेटरी नहीं है। ये सर्विस चार्जेज ऑप्शनल है। जो खुश होकर के कुछ बैरा को देना चाहेगा देगा, जो नहीं देगा उसके लिए कोई क्या कहते हैं कि कंपल्सन नहीं है। एक सर गाइडलाइन जारी की है, अगर रेस्टोरेंट वाले इसको मानने नहीं गए तो आप फिर कोई एक्शन ले सकते हैं? नहीं ले सकते? कोई एक्शन की जिसमें हमने एडवाइजरी जारी कर दिया है, स्टेट्स गवर्नमेंट को भी लिखा है, और जब सर्विस चार्जेज नहीं रहेगा तो फिर क्यों कोई लेगा? तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसको पूरी तरह से मंजूरी जो है वो दे दी है। वहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी आ गई है। और वो दिन दूर नहीं जब आपको पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर जाने की जरूरत ही खत्म हो जाए। सरकार पेट्रोल और डीजल की होम डिलीवरी पर विचार कर रही है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के ट्वीट के मुताबिक ग्राहकों को प्री बुकिंग के जरिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट की होम डिलीवरी करने के लिए मंत्रालय विचार कर रहा है। फ्यूल स्टेशन पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए फैसला लिया जा सकता है। करीब 35 करोड़ लोग रोजाना फ्यूल स्टेशन पहुंचते हैं। इन स्टेशन पर सालाना करीब 2500 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर देश है। अगर आप लग्जरी कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए सही वक्त है। लग्जरी गाड़ियों के दाम में 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की गिरावट आई है। रिपोर्ट देखिए। अगर आप भी लग्जरी कारों के शौकीन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। यूके में बनी सुपर कारों के दाम में बड़ी गिरावट आई है। रॉल्स रॉयस, बेंटले, एस्टन मार्टिन, रेंज रोवर और फरारी जैसी कारों के दाम 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कम हुए हैं। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद लिए फैसलों से पौंड स्टर्लिंग में रुपए के मुकाबले करीब 20% की गिरावट आई है। इसका फायदा ग्राहकों को मिल रहा है। रॉल्स रॉयस फैंटम की कीमत 9 करोड़ रुपए से घटकर 7 करोड़ 80 लाख रुपए से 8 करोड़ रुपए के बीच रह गई है, जबकि रॉल्स रॉयस घोस्ट की कीमत 5 करोड़ 25 लाख से घटकर 4 करोड़ 75 लाख रुपए रह गई है। वहीं एस्टन मार्टिन DB11 की कीमत करीब 21 लाख रुपए कम हुई है और ये घटकर 4 करोड़ 6 लाख रुपए हो गई है। फरारी 488 की कीमत में भी बड़ी कटौती हुई है और ये 3 करोड़ 90 लाख से घटकर 3 करोड़ 60 लाख रुपए रह गई है, जबकि रेंज रोवर वोग की कीमत 1 करोड़ 97 लाख से घटकर 1 करोड़ 56 लाख रुपए हो गई है। वहीं रेंज रोवर स्पोर्ट की कीमत में करीब 31 लाख की कमी हुई है और ये घटकर 1 करोड़ 4 लाख रुपए रह गई है। ब्रेक्जिट के फैसले के बाद पिछले 1 साल में पौंड 108 रुपए से 81 रुपए तक पहुंच गया है, जिससे यूके से इंडिया को एक्सपोर्ट की जाने वाली कारों के दाम में गिरावट आई है। लग्जरी कार कंपनियों ने कीमत में 5% से 15% तक की कमी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
दूरसंचार विभाग का प्रस्ताव अगर कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री मान लेती है तो देश के मोबाइल ग्राहकों को भी कंज्यूमर कोर्ट में अपील करने का हक मिल जाएगा। अभी तक मोबाइल ग्राहकों को कंज्यूमर कोर्ट में अपील करने का हक नहीं है। वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के नोडल ऑफिसर ही पर निर्भर रहता है कि उसकी शिकायतों की वो उचित सुनवाई करेगा। कंज्यूमर कोर्ट में अपील का हक अगर मोबाइल ग्राहकों को मिलता है तो इससे टेलीकॉम ऑपरेटर्स की मनमानी पर भी लगाम लगेगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में होगा बदलाव। मोबाइल ग्राहकों को अब ज्यादा अधिकार। ई कोर्ट में सुलझाई जाएंगी शिकायतें। 100 करोड़ के मोबाइल यूजर्स वाले भारत में मोबाइल कंपनियों के खिलाफ आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत नहीं कर सकते हैं। आप इस फैक्ट को सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन यही हकीकत है। लिहाजा अब इसे बदलने की तैयारी चल रही है। दूरसंचार विभाग ने कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव करने की सिफारिश की है। अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाता है तो टेलीकॉम उपभोक्ता भी कंज्यूमर कोर्ट जा सकेंगे। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसे जल्द लागू करने की सिफारिश की है। दूरसंचार विभाग ने तो बाकायदा ई कोर्ट का भी प्रस्ताव भेजा है, यानी टेलीकॉम उपभोक्ता ऑनलाइन अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे और उन्हें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स BSNL के एक केस में मोबाइल ग्राहकों को कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करने पर रोक लगा दी थी। मोबाइल कंज्यूमर ऑपरेटर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए सिविल या क्रिमिनल कोर्ट ही जा सकते हैं। फिलहाल उनके पास कंज्यूमर कोर्ट में अपील करने का हक नहीं है। कोर्ट ने इसके लिए उपभोक्ता की बढ़ती संख्या का हवाला दिया था। उसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर खुद ही नोडल ऑफिसर की तैनाती के जरिए कंज्यूमर की शिकायतें सुलझाते हैं, लेकिन कंज्यूमर चाहकर भी कंज्यूमर कोर्ट की ओर मुंह नहीं कर सकता है। यानी मोबाइल ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा भी जिनके खिलाफ शिकायत होती है वही करते हैं। इस बीच मोबाइल कंपनियों के खिलाफ शिकायतों का अंबार लगा है। सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन मीडिएशन सेंटर भी खोला है, लेकिन बावजूद इसके टेलीकॉम ऑपरेटर्स के खिलाफ शिकायतों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। ऐसे में मोबाइल ग्राहकों को कंज्यूमर कोर्ट में भी अपील का हक मिलता है। जाहिर है टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी पर नकेल कसी जा सकेगी। असीम मनचंदा, जी मीडिया। भारत विकास की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के मोर्चे पर भी जनता का पूरा साथ मिल रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बात अमेरिका के वॉशिंगटन DC में कही। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेट, कॉरपोरेट लीडर्स और भारत अमेरिका के थिंक टैंक की मौजूदगी में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में विकास की रफ्तार बढ़ रही है। 2017-2018 विकास दर 7.5% रहने की उम्मीद है, जबकि 2016 से 2017 में विकास दर 7.1% रही थी। वित्त मंत्री ने GST को आजादी के बाद का सबसे बड़ा रिफॉर्म बताया। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों को सौर ऊर्जा की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुड़ियाला में 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार की जनता ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है और आगे सौर ऊर्जा को राज्य के अन्य जिलों में भी विस्तार किया जाएगा। कार्यक्रम में पहुंचने से पहले CM ने सौर ऊर्जा के लिए लगे पैनल का हेलीकॉप्टर से निरीक्षण भी किया। आज यहाँ पर आकर जब मैंने इस प्लांट का उद्घाटन किया तो मैंने देखा कि जो बिजली आज से कई साल पहले 17-18 रुपए यूनिट खरीदी जा रही थी, आज वो लगभग। फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां भारी घाटे में हैं। ऐसे में वो लगातार अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव कर रही हैं। ग्राहकों को मिलने वाले भारी डिस्काउंट का दौर खत्म होने के बाद अब रिफंड भी बंद कर दिया गया। भारी घाटा झेल रही ई-कॉमर्स कंपनीज का ध्यान अब ग्रोथ और मुनाफे पर है। यही वजह है कि कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए दी जाने वाली रियायतों को खत्म कर रही हैं। बिका हुआ माल वापस नहीं होगा,
इस तरह के बोर्ड आपने अक्सर दुकानों पर लगे देखे होंगे। इसका मकसद यही है कि प्रोडक्ट खरीदते समय पूरी तसल्ली कर लें, क्योंकि उसके बाद दुकानदार को प्रोडक्ट को लौटाया नहीं जा सकेगा और उसका रिफंड नहीं मिलेगा। अब यही पॉलिसी ई कॉमर्स कंपनियां भी अपना रही हैं। देश की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपनी रिटर्न पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए मोबाइल फर्नीचर जैसे सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स पर रिफंड को बंद कर दिया है। टेंसेंट, ईबे और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से 9,000 करोड़ रुपए जुटाने वाली फ्लिपकार्ट अब ऑपरेशनल प्रॉफिट हासिल करने पर जोर दे रही है। इसी के तहत कंपनी लगातार अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव कर रही है। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर साफ कहा गया है कि सिलेक्टेड आइटम्स की बिक्री पर रिफंड का ऑफर खत्म कर दिया गया है। दरअसल ई कॉमर्स कंपनियों की कामयाबी के पीछे बड़ी वजह भारी डिस्काउंट के साथ उनकी रिफंड पॉलिसी रही है, जिसमें बिना कोई सवाल किए प्रोडक्ट को वापस करके पैसे मिल जाते थे। पिछले साल की शुरुआत तक रिफंड की यह पॉलिसी जारी थी। फ्लिपकार्ट ने पिछले साल जून में नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी में बदलाव किया और अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स को वापस करने की सीमा 30 दिन से घटाकर 10 दिन कर दी। दरअसल रिफंड के चलते ई कॉमर्स कंपनियों और उनके प्लेटफॉर्म से जुड़े सेलर्स की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में काफी इजाफा हुआ। माना जा रहा है कि फ्लिपकार्ट के रिफंड बंद करने की नीति से कंपनी और सेलर्स को ऑपरेशनल कॉस्ट घटाने में मदद मिलेगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को वापस करने और उसकी रीप्रोसेसिंग, पैकेजिंग और शिपिंग में बड़ा खर्च आता है, जिसमें अब बचत होगी। जाहिर है ऑनलाइन कंपनियां अब और घाटा बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फ्लिपकार्ट के कुछ प्रोडक्ट्स पर रिफंड खत्म करने से वेंडर्स काफी खुश हैं। हालांकि फ्लिपकार्ट अब भी मानती है कि उसकी रिफंड पॉलिसी काफी कंज्यूमर फ्रेंडली है। ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन भी मानता है कि रिफंड बंद होने से सेलर्स का नुकसान कम होगा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिफंड बंद होने से कस्टमर्स की संख्या घट सकती है। हालांकि फ्लिपकार्ट का कहना है कि कंपनी की रिफंड पॉलिसी अब भी कस्टमर फ्रेंडली है और 1800 में से 1150 प्रोडक्ट्स पर रिफंड लिया जा सकता है। फ्लिपकार्ट रोजाना करीब 25,000 रिफंड करता है, जिसमें 60% में तो बिना इंतजार किए फौरन पैसे वापस कर दिए जाते हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर कहा गया है कि रिफंड से पहले प्रोडक्ट में आई खराबी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। डिलीवरी के 10 दिन के अंदर खराबी आने पर प्रोडक्ट को उसी मॉडल से बदला जाएगा। स्टॉक में ना रहने या उसकी सप्लाई बंद होने की स्थिति में ही सेलर रिफंड देगा। यही नहीं, कंपनी ने प्रोडक्ट की वापसी के नियम भी सख्त कर दिए हैं। इस बात की पुष्टि होने के बाद कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं किया गया, उसकी पैकेजिंग पूरी है और प्रोडक्ट का लिटरेचर शामिल है, तभी उस प्रोडक्ट को रिटर्न किया जा सकेगा। क्लोथिंग, फुटवेयर, आईवियर और फैशन एक्सेसरीज में 30 दिन में प्रोडक्ट को बदलने का नियम है। कंपनी मानती है कि रिफंड बंद होने से नॉन सीरियस कस्टमर्स की संख्या भी घटेगी। फ्लिपकार्ट से जुड़े कई वेंडर्स भी मानते हैं कि रिफंड पॉलिसी में बदलाव के बाद से रिटर्न की संख्या घटी है। जाहिर है अब ई कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को लुभाने की नीति की जगह ग्रोथ और मुनाफे पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुसलमानों को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयान से विवाद हो गया है। देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वो जानते हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते, बावजूद इसके बीजेपी उनका पूरा सम्मान करती है। We are ruling 15 states on our own. We have got 13 chief ministers. We are ruling the country. Have we victimized any Muslim gentlemen working in industry or in service? Have we dismissed them? We don't get Muslim votes, I acknowledge very clearly. But have we given them proper sanctity or not? रविशंकर प्रसाद के इस बयान का विरोध हो रहा है। ये उन्होंने खुद ही इस दुष्प्रचार का, अपनी ही पार्टी के दुष्प्रचार का खंडन कर दिया कि मुस्लिम वोट देते हैं, थोड़ा भी सही लेकिन उनको देते हैं। इस बार तो महिलाओं के बारे में भी उत्तर प्रदेश में कहा गया कि वोट मुस्लिम महिलाओं ने दिया है। यहाँ इंडिया की डेमोक्रेसी है, कोई सद्दाम हुसैन की तो डेमोक्रेसी नहीं है, या फिर नॉर्थ कोरिया की तरह के एक ही लोगों डालते। डेमोक्रेसी है, हम आपके खिलाफ वोट देंगे और देते रहेंगे, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि आप मुझसे मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स छीन लेंगे। एक इंटरैक्टिव सेशन के दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार सम्मान देने में भेदभाव नहीं करती। रविशंकर ने पद्मश्री से नवाजे गए अनवर उल हक का जिक्र किया और कहा कि सरकार ने उनकी जाति और धर्म को नहीं देखा। अनवर पश्चिम बंगाल के एक चाय बागान में मजदूर हैं और वो बीमार लोगों को अपनी बाइक से अस्पताल तक पहुंचाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत।